हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएजी ट्यूशन सेंटर 2.0। आज मैं आप लोगों को सेटअप परीक्षा 2021 के साइंस का पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं। इस पार्ट 2 वीडियो में मैं आपको आज टोटल प्रश्न क्लियर करवाने वाला हूं। जितने भी प्रश्न बच गए हैं वो सारे प्रश्नों को मैं क्लियर करवाऊंगा। यह सेटअप परीक्षा 2021 के लिए दिया गया है। इस सेटअप परीक्षा में टोटल प्रश्नों की संख्या जो है 80 है और 80 प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव है। वही ऑब्जेक्टिव प्रश्न को मैं इसमें करवाने वाला हूं। चलिए आंसर की में आपको 100% करेक्ट आंसर देखने के लिए मिलेंगे। जितने भी आंसर होंगे 100% करेक्ट आंसर होंगे। चलिए आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी गैस धातुओं के वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया एथेन, ऑप्शन बी में दिया मेथेन, ऑप्शन सी में दिया गया है एथाइन और ऑप्शन डी में दिया गया एथिलीन। इसमें जो है सारे ऑप्शन गलत दिए गए हैं। धातुओं के वेल्डिंग के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे, धातुओं के वेल्डिंग के लिए जो गैस प्रयुक्त होता है वो एसिटिलीन गैस होता है। एसिटिलीन गैस याद रखेंगे, एसिटिलीन गैस। प्रश्न नंबर 28 यहाँ पे दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 28 यहाँ पे दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने तिर्यक नियम दिया था? निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने तिर्यक नियम दिया था? तो तिर्यक नियम डोबेनेरर ने दिया था, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तिर्यक नियम देने वाले कौन थे? डोबेनेरर थे, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। मेडली की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? तो मेडली की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या टोटल 7 है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मेडली की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? टोटल 7 है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 30 यहाँ पे दिया कोयला तथा पेट्रोलियम है। कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है? तो जीवाश्म ईंधन है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है? जीवाश्म ईंधन है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? वायु दिया गया है, जल दिया गया है, मृदा दिया गया है, यानी कि इनमें सभी जो है प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक जो होता है क्लोरोफिल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल होता है और सूर्य का प्रकाश होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी इनमें सभी। ऑप्शन डी इनमें सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? इसका आंसर आप लोग बतलाना है। तो निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? यानी कि बैक्टीरिया जो होता है अपघटक होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो एकलिंगी पुष्प का उदाहरण जो होता है पपीता होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एकलिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है? तो एकलिंगी पुष्प का उदाहरण पपीता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद बढ़ेंगे अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 36 मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? तो मटर के पौधे का चयन किया था, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है? जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है? तो जो होता है जनन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 38 प्रश्न यहाँ पे दिया गया। नर युग्मक और मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं निषेचन, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नर युग्मक और मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद भी बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। स्त्री केसर का आधारीय भाग क्या कहलाता है? तो स्त्री केसर के आधारीय भाग को हम स्त्री केसर के आधारीय भाग को पुष्पासन कहते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्त्री केसर को आधारीय भाग को क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर। प्रश्न नंबर 40 कौन सा रक्त समूह सभी
कौन सा रक्त समूह सभी समूहों से रक्त ले सकता है? कौन सा रक्त समूह सभी समूहों से रक्त ले सकता है? तो सभी समूहों से लेने वाला कौन सा रक्त समूह है? वो ए बी है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वग्राही जिसको हम बोलते हैं, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? ए बी होता है। और सर्वदाता कौन सा होता है? तो ओ होता है। सर्वदाता रक्त समूह कौन होता है? ओ होता है। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है, मेंडल का प्रथम नियम क्या है? तो मेंडल का प्रथम नियम क्या है, इसका आंसर आप लोग बतलाएंगे। मेंडल का प्रथम नियम क्या होता है? तो मेंडल का प्रथम नियम जो होता है प्रभाविता का नियम कहलाता है, यानी कि इनमें कोई नहीं होगा, इसमें कोई नहीं होता। मेंडल के 3 नियम थे। पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा होता है पृथक्करण का नियम, और तीसरा होता है स्वतंत्र अभिवहन का नियम। तो इनमें जो दिया गया है प्रथम नियम नहीं दिया गया है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसके बाद में बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्नांकित में कौन सा पुनरुद्भवन उदाहरण है? निम्नांकित में कौन सा पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो वो जो होता है हाइड्रा है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या प्रश्न नंबर 43 दिया गया, गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी होती है? तो गर्भपात की सुरक्षित अवधि जो होती है 3 माह के भीतर होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, पादप हार्मोन का उदाहरण है। तो पादप हार्मोन का उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है, तो पादप हार्मोन का उदाहरण जो है ऑक्सीन है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पादप हार्मोन का उदाहरण क्या है? ऑक्सीन है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 47 निम्न में कौन सा एक एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो होता है टाइलिन होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या होता है? टाइलिन होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है लेंस का सूत्र क्या होता है? तो लेंस का सूत्र जो होता है 1/v - 1/u = 1/f होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/v - 1/u = 1/f, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, द्विअवतल लेंस को कहा जाता है। तो द्विअवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है, उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है धनात्मक होती है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? धनात्मक होती है, और अवतल की क्या होती है? ऋणात्मक होती है। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या करे, प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम 2 हैं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या करे, कौन रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो कौन रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? लाल रंग जो होता है खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, विद्युतमय तार समानता होता है। तो विद्युतमय तार जो समानता होता है लाल रंग का होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद बढ़ेंगे अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर जो है परिवर्तित करता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध होता है इनमें सभी पर निर्भर करता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद बढ़ेंगे अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है 6.25 × 10⁻18 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 59 दिया हुआ है, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो वह देश जो है डेनमार्क है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो वह देश क्या है? डेनमार्क है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र जो होता है CHCl3 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र क्या होता है? CHCl3 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए
देखिए क्या करें, निम्नांकित में कौन लवण है, तो निम्नांकित में कौन लवण है, NaCl लवण है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नांकित में करें कौन लवण है, तो NaCl क्या है, लवण है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद बढ़ेंगे अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या करें, लोहे की परमाणु संख्या कितनी है, तो लोहे की परमाणु संख्या 26 है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद बढ़ेंगे अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जाता है, तो चाकू से सरलता से काटे जाने वाला जो धातु है वह सोडियम है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद बढ़ेंगे अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, हेमेटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, तो हेमेटाइट जो होता है फेरस का अयस्क होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, धातु के ऑक्साइड होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड कभी अम्लीय भी होते हैं और कभी क्षारीय भी होते हैं, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं उभयधर्मी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, उभयधर्मी बोलेंगे, याद रखिएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, उभयधर्मी बोलेंगे। चलिए इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, रबर एक बहुलक है, तो रबर एक बहुलक जो है आइसोप्रीन का है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कार्बन का प्रूफ है, तो कार्बन का प्रूफ जो है हीरा है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या करे, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या है, तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या करे, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है, तो निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग, इसका आंसर बतलाना। ब्रिक जो होता है उत्सर्जी अंग होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या करे, ब्रिक की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो ब्रिक की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या करे, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, तो पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण होती है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या करे, उच्च रक्तचाप कहलाता है, तो उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन कहलाता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या करे, एंड्रोजन है, तो एंड्रोजन जो है एक हार्मोन है और यह नर में पाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एंड्रोजन एक हार्मोन है, यह नर में पाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, तो पिट्यूटरी जो होती है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है, पुरुष का मैथुन अंग क्या है, तो पुरुष का मैथुन अंग जो होता है वृषण होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा होमो सेपियंस है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न